हाँ जी स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट पोइम, पोइम नंबर 6, दंतोरित मुस्कान और फसल, जो कि लिखी गई हैं नागार्जुन के द्वारा। यहाँ पर नागार्जुन के द्वारा लिखी गई दो कविताएं हैं। फर्स्ट इज़ दंतोरित मुस्कान एंड सेकंड इज़ फसल। हाँ जी, फर्स्ट पोइम इज़ यह है दंतोरित मुस्कान। दंतोरित नए नए दांतों वाली मुस्कान, अर्थात इसने कवि बच्चे की, जब बच्चा 7-8 महीने का होता है उस समय उसकी मुस्कान, उसकी स्माइल का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह इस कविता में बताया गया है। कवि जो कि काम के सिलसिले में अपने परिवार से, अपने बच्चे से शहर में दूर रहता है, लेकिन जब वो पहली बार अपने बच्चे से मिलता है उसकी मुस्कान का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह बताया गया है इस कविता में। लेट्स सी द इंफॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइम। यह दंतोरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, भाव, फीलिंग्स, उन्हें इस कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है, अनेक बातों से प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। अगर किसी का हार्ड से हार्ड मन भी है, पत्थर दिल भी है कोई इंसान, वो भी पिघल जाएगा। इस दंतोरित मुस्कान की मोहकता तब और भी बढ़ जाती है जब उसके साथ नज़रों का बांकपन जुड़ जाता है। नज़रों का बांकपन अर्थात तिरछी नज़रों से देखना। जब बच्चा किसी को नहीं जानता तो वो तिरछी नज़रों से उस व्यक्ति को देखता भी रहता है और उसके पास जाता भी नहीं है। तो यही होता है जब कवि पहली बार अपने बच्चे से मिलते हैं। हाँ जी, पोइम इज़ तुम्हारी ये दंतोरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। दंतोरित मुस्कान, नए दांतों वाली मुस्कान, मृतक, मरा हुआ। कवि कहते हैं अपने बच्चे को देखकर कि तुम्हारी ये नए नए दांतों वाली मुस्कान इतनी अच्छी है जो कि किसी मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल देगी। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, धूली धूसर धूल मिट्टी से भरे हुए, गात शरीर, तुम्हारा ये धूल मिट्टी से भरा शरीर देखकर मुझे ऐसे लगता है जैसे छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात, जलजात कमल का फूल, जैसे कि कमल का फूल तालाब को छोड़कर मेरी ही झोंपड़ी में खिल आया है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। परस पाना, स्पर्श करना, छूना, तुम्हें छूकर मेरे मन में फिर से प्राण आ गए और कठिन पाषाण, कठोर पत्थर भी पिघल कर जल बन गया होगा। अर्थात मेरा मन जो कि अपने परिवार से दूर शहर में रहने के कारण कठोर हो गया था, तुमको छूकर मेरा मन भी पिघलकर जल के समान कोमल बन गया। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था के बबूल। कवि कहते हैं कि तुमको छूकर मेरे बांस और बबूल जैसे मन से शेफालिका के फूल झड़ने लगे। बांस और बबूल हार्ड वृक्ष होते हैं, कठोर होते हैं। शेफालिका का पेड़ कोमल होता है जिसमें फूल खिलते हैं। बांस और बबूल के वृक्ष पर कोई फूल नहीं खिलते। तो कवि कहते हैं दूर रहने के कारण मेरा मन बांस और बबूल के समान कठोर हो गया था, लेकिन तुमको छूकर मेरे मन से भी शेफालिका के फूल झड़ने लगे। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, अनिमेष लगातार देखना। दूर रहने के कारण तुम मुझे पहचान नहीं पाए कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम लगातार मेरे और देखते रहे। थक गए हो आँख लूँ मैं फेर, यदि लगातार देखते हुए तुम थक गए हो तो मैं अपनी आँखें घुमा लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके ना परिचित पहली बार, तो क्या हुआ यदि तुमने मुझे पहली बार में नहीं पहचाना। इसमें तुम्हारा दोष नहीं क्योंकि तुमने अब तक मुझे देखा ही नहीं है। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज
मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। अगर हम दोनों के बीच तुम्हारी माँ रास्ता ना बनी होती तो ना ही मैं कभी तुम्हें देख सकता था और ना ही मैं तुम्हें पहचान पाता कि तुम मेरे बेटे हो, और ना ही मैं तुम्हारी ये नए दांतों वाली मुस्कान देख पाता। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर में अन्य। तुम धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है, जिसने मेरे बिना यहाँ अकेले ही अब तक जीवन जिया है। चिर प्रवासी, चिर प्रवासी लंबे समय से परदेश में रहने वाला। मैं तो लंबे समय से परदेश में रहा हूँ। मैं इतर मैं अन्य, इतर दूसरा व्यक्ति। तुम्हारे लिए मैं कोई अननोन पर्सन हूँ, कोई अन्य व्यक्ति हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, संबंध, संपर्क अर्थात संबंध। अब तक तुम्हारा मुझसे कोई भी संबंध नहीं रहा था, इसीलिए तुम मुझे मेहमान समझ रहे थे। अंगुलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, मधुपर्क अमृत, पंचामृत पिलाना। आज तक तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें मधुपर्क दिया है, अर्थात तुम्हें माँ का ही प्यार मिला है। देखते तुम इधर कनखी मार, कनखी मार कर देखना, तिरछी नज़रों से देखना, लेकिन तुम फिर भी मेरी तरफ तिरछी नज़रों से जब भी देखते हो और होती जबकि आंखें चार, और जब तुम्हारी नज़रें मेरी नज़रों से मिलती हैं तब तुम्हारी दंतोरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। उस समय तुम्हारी ये नए नए दांतों वाली मुस्कान मुझे और भी अधिक अच्छी लगती है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर पोइम दंतोरित मुस्कान की कवि जब पहली बार अपने बच्चे से मिलता है तो उसके मन पर क्या प्रभाव पड़ता है और बच्चे की नए दांतों वाली मुस्कान देखकर वो क्या फील करता है। इसी के साथ नागार्जुन द्वारा लिखी गई यहाँ पे दूसरी कविता है फसल। तो फसल कविता के बारे में जान लें थोड़ा सा कि इसमें क्या बताया गया है। फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल क्या है? हाँ जी, फसलों के बारे में सबने सुना है। एग्रीकल्चर पंजाब में रहते हैं तो हम सबको पता है कि खेतों में फसलें कैसे उगती हैं। फसल क्या है? तो इसमें कवि ये बताना चाहते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति महान नहीं होता, सबके सहयोग के साथ ही हमें कोई ना कोई सफलता मिलती है। जैसे खेतों में उपजने वाली फसल भी किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं है, तो फसल क्या है, उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान है, इसे बताया है नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में। कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सर्जन संभव है। सर्जन कोई भी चीज़ की, कोई किसी भी चीज़ को उपजाना, किसी भी चीज़ को बनाना। कभी प्रकृति नहीं, ऐसे नहीं है कि प्रकृति अकेले किसी चीज़ का जन्म दे सकती है, और ऐसा नहीं है कि मनुष्य किसी चीज़ को अकेले जन्म दे सकता है। प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही कोई चीज़ बनती है या जन्म लेती है। यहाँ तक कि बच्चे का जन्म भी प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही होता है। बोलचाल की भाषा की गति और लय कविता को प्रभावशाली बताती है। कहना ना होगा कि यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। हाँ, आज के ज़माने में जब सब कुछ रेडीमेड हो गया है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बनता है, हर कोई कुर्सी पे बैठकर काम करना चाहता है, ऐसे में ये कविता हमें कृषि संस्कृति, खेतों में खेती के नज़दीक लेके जाती है। हाँ जी, वेरी स्मॉल पोइम फसल। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। हाँ जी,
कवि क्या कहते हैं? एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कि फसलें किसी एक नदी या दो नदियों के पानी से नहीं, ढेर सारी नदियों का पानी उन्हें मिलकर उपजाऊ बनाता है। कई नदियों का पानी से सिंचाई की जाती है और तभी फसलें उपजती हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि, हाथों के स्पर्श की गरिमा, स्पर्श की गरिमा। स्पर्श करने से, छूने से फसलों में जो गर्माहट आती है। एक नहीं, दो नहीं, लाखों करोड़ों किसान मिलकर काम करते हैं, अपने हाथों से फसलों को पालते पोसते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तभी फसलें उपजाऊ बनती हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। कोई किसी एक खेत की नहीं, दो की नहीं, हजार खेतों की मिट्टी फसलों को उपजाऊ बनाती है। तो कवि क्या कहते हैं? फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वे, नदियों के पानी का जादू है। कि फसलें और कुछ नहीं, नदियों के पानी का जादू है। नदियों के पानी में जादू है जो फसलों को उपजाऊ बनाती हैं। हाथों के स्पर्श की महिमा है। किसान के हाथों में एक महान स्पर्श है जिस कारण फसलें फलती फूलती हैं। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। भूरी, कभी काली तो कभी संदली मिट्टी, अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ जो फसलों को उपजाऊ बनाती हैं। रूपांतरण है सूरज की किरणों का। रूपांतर, परिवर्तन। सूरज की किरणें पाकर फसलें अपना रूप बदल लेती हैं। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। जब हवा चलती है, हवा चलने से ऐसे लगता है कि फसलें सांस लेती हैं। सो इट्स योर पोइम फसल। बताया गया है कि किस प्रकार प्रकृति और मनुष्य के संयोग से ही फसलें उपजाऊ बनती हैं। तो इसी प्रकार हम भी अगर कुछ करना चाहते हैं तो प्रकृति और मनुष्य दोनों मिलकर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम प्रकृति को ख़त्म करते जाएंगे, पहाड़, नदियाँ, ये सब ख़त्म करते जाएंगे, वृक्ष काटते जाएंगे तो हम तरक्की कर पाएंगे। नहीं, दोनों ज़रूरी हैं। धन्यवाद।